दोस्तों आज आप लोग दिल थाम कर बैठिए। आज मैं बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। मेरे दोस्तों आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो आप लोगों का 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले सारे वो प्रश्न को करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप अपने भाषा में उत्तर इसको नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप समझ जाते हैं तो आप इस इकोनॉमिक्स के टर्म कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। क्योंकि जियोग्राफी हिस्ट्री जो होती है ना वो हम अपने तरफ से आंसर लिख लेते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स का तो आपको फुल्ली इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ही आपको उत्तर लिखना होगा, अन्यथा आपका मार्क्स में कटौती कर दिया जाएगा। तो टेंशन ना ले मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और ये आप लोगों का सेट 1 हो रही है। इस तरह से मैं 5 सेट तैयार किया हूं। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा सेट नंबर 1 है, ओके। और इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि सर बाकी जो 4 सेट बचा हुआ है उन सारे 4 सेटों को हम लोगों को दिखाइए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं सारा सेट आप लोगों के तक पहुंचाने की पूरा भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा, बस आप लोग शेयर कीजिएगा। आइए सर, पहला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे है, मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते हैं? 3 मार्क्स का आएगा मेरे शेर शेरनियों, थोड़ा सा समझिए, बस समझना जरूरी है, रट्टा ना लगाएं इकोनॉमिक्स लैंग्वेज को। बात करते हैं सर मध्यवर्ती वस्तु। मध्य का मतलब ही पता चल रहा है सर ठीक बीचों बीच। मध्य का मतलब ही पता चल रहा है सर ठीक बीचों बीच, याद रखिएगा। तो मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? अंतिम वस्तु के निर्माण में प्रयोग होने वाली वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। जैसे एग्जांपल आप सबसे पहला आप एग्जांपल देखिए मेरे भाई, सबसे पहले एग्जाम देखिए मेरे भाई, ये हमारा सबसे पहला हमारे पास आती है गेहूं। गेहूं से हम लोग बनाते हैं आटा, यस या नो? गेहूं से बनाते हैं हम लोग आटा, आटा से बनती है हमारा ब्रेड या और कोई भी सामान बनती है। तो ये हमारा प्राथमिक वस्तु हो गया, ये हमारा पहला वस्तु हो गया, और इसके बाद हमारा आटा जो बनी है ये हमारा द्वितीय वस्तु हो गया। इसके बाद जो हमारा तीसरा अंतिम वस्तु है जो हमारा सामान बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद अब हम और कोई सामान नहीं बना सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अंतिम वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु उसे कहते हैं कि अंतिम वस्तु के निर्माण में प्रयोग होने वाले मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। यानी अंतिम वस्तु के निर्माण में, याद रखना, अंतिम वस्तु के निर्माण में प्रयोग होने वाले वस्तु को ही मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल जो बोलता है मेरे दोस्तों कि अंतिम वस्तु को सहायता पहुंचाने वाले हर एक वो वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। सिंपल सा फंडा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम में जैसे मैं लिखा हूं वैसा ही आप लोगों को लिखना है। अंतिम वस्तु के निर्माण में प्रयोग होने वाली वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है, या कोई भी वस्तु अंतिम वस्तु बनने से पूर्व तक मध्यवर्ती वस्तु की श्रेणी में रहता है। अब लिखने के बाद जैसे आपने इसका आंसर लिखा, आंसर लिखने के बाद जस्ट बाद आपको लिखना होगा ये डायग्राम। ये डायग्राम में पहले लिखना है गेहूं, गेहूं के बाद बनाते हैं सर हम लोग आटा, आटा के बाद बनाते हैं हम लोग ब्रेड, यस या नो? तो ये हमारा हो गया सर मध्यवर्ती वस्तु। सिंपल सा फंडा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि सर अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर कि अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। मेरे शेर शेरनियों, अंतिम वस्तु उसे कहते हैं जो हमारा द्वितीय वस्तु में भूमिका निभाते हैं। आइए सर बात करते हैं अंतिम वस्तु, वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है, वह वस्तु जो मध्यवर्ती वस्तुओं के सीमा रेखा को पार कर चुकी है उससे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा मध्यवर्ती वस्तु में कि मध्यवर्ती वस्तु उसे कहते हैं जो अंतिम वस्तु के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे कुछ और कंडीशन है कि हमारा अंतिम वस्तु उसे कहते हैं, अंतिम वस्तु उसे कहते हैं जो मध्यवर्ती वस्तु की सीमा रेखा को पार कर चुकी है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो आगे कहता है कि मेरे भाई तथा उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग इसको उपयोग करते हैं। ब्रेड को हम लोग चाय के साथ खाते हैं, कभी तो सूखा ही खा जाते हैं, याद रखना है मेरे भाई। तो गेहूं से हमारा आटा, आटा से हमारा ब्रेड, और ब्रेड हमारा कहलाता है अंतिम वस्तु। ब्रेड क्या कहलाता है मेरे शेर शेरनियों? अंतिम वस्तु। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन द क्वेश्चन ऑफ दिस पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई पैसेंस बनाइए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। अंतिम वस्तु कहलाता है, अंतिम वस्तु बिक्रे होने के बाद आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाता है, और मेरे दोस्तों जब ये बिक्रे हो जाती है तो हमारा जो बेचने वाले हैं उसके हाथों से
प्रवाह हो जाते हैं, इन उसके हाथों से बह जाता है। सिंपल सा फंडा है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि दोनों क्वेश्चन मैं साथ में इसलिए बताया हूं क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन नहीं आता है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 3 मार्क्स का। नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। आइए सर बात करते हैं अगला वस्तु। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? यह आपके पेपर में कभी 2 मार्क्स का आता है तो कभी 3 मार्क्स का आता है, ख्याल रखिएगा। आइए सर बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की वह शाखा है, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई नहीं वरना सभी इकाइयों का समग्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। मेरे भाई समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें सभी वस्तुओं का एक साथ गणना किए जाते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय आय यानी मेरे दोस्तों नेशनल इनकम, याद रखना है, जैसे हमारा कुल राष्ट्रीय आय यानी टोटल नेशनल इनकम, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, जहां पे कुल शब्द लगा रहे समझ जाना चाहिए हम सभी को कि वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर सब्जेक्टिव करवाइए, फाइनली मैं आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊं। अब इसके बाद भी अगर आप लोग देख नहीं रहे हैं, आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, तो फिर आप इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं वो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में होती है। आप सभी को पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। अब फेल होने का भी कारण है, ये तो कोई हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं कि आप इस पूरे स्किप करके चले गए, पास मन में जाकर जो आया भर दिए कॉपी में, पास हो गए। नहीं भाई, ये इसका लैंग्वेज, टर्म, कंडीशन, सारे चीज को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। चलिए सर बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु, मैंने अभी जस्ट बताया। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं औसत उत्पाद क्या है। 2 मार्क्स का आएगा, औसत उत्पाद क्या है। अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आऊंगा सेट 2, ठीक है। परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन का मतलब होता है मेरे दोस्तों, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, कोई फैक्ट्री वाला आया कहा कि मुझे 5 बोरा सीमेंट चाहिए, कोई फैक्ट्री वाला आया कहा मुझे 7 बोरा सीमेंट चाहिए, कोई और फैक्ट्री वाला आया कहा मुझे 3 बोरा सीमेंट चाहिए, 6 बोरा सीमेंट चाहिए। अब मेरे पास मेरे दोस्तों एवरेज हमें बनाना है। अब मुझे क्या करना है, किसी ने तो 5 मांग रहा है, किसी ने तो 7 मांग रही है, किसी ने तो 6 मांग रही है, तो उसके लिए हमें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, सबको जोड़ना है। 7, 5, 12, 6, 18 जोड़ने के बाद मेरे दोस्तों जितना ग्राहक है उतना से डिवाइड कर देना है। 3 ग्राहक है, 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी मेरे भाई प्रतिदिन हमें 6 बोरा सीमेंट की आवश्यकता है। भाई प्रतिदिन हमें 6 बोरा सीमेंट की आवश्यकता है, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, भूलना नहीं है। वही चीज कह रहा था, इसका फॉर्मूला भी खतरनाक होती है, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, याद रखिएगा, लेबर। कभी इसको लेबर बोलते हैं तो कभी हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्वांटिटी जो हमारा 3 था वो हमारा क्वांटिटी हो गया, टोटल प्रोडक्ट जो हम लोग जोड़े हैं उसको हम लोग टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको छोड़ दिया भाई, ठीक है। तो परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। ये सिंपल सा फंडा था, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आइए सर बात करते हैं अगला, बाजार से आप क्या समझते हैं। 200% आपके पेपर में छपेगी, लेकिन मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर, PYQ सारा चीज चाहिए, तो मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने एक क्रैश कोर्स नाम का एक कोई बैच चल रहा है, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम पे लाइव क्लासेस चलती है। तो लेट ना करें, जाएं इस लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ, ठीक है। इस क्लास को ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे। बाकी अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स का क्लास भी अवेलेबल है। मात्र आपको 299 में आपको जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सारा चीज मिल जाएगी, ठीक है। आइए सर, बाजार से अभिप्राय समानता वैसे किसी भी स्थान से है। बाजार का मतलब होता है मेरे दोस्तों जहां पे वस्तुओं का क्रय विक्रय होती है उससे बाजार कहते हैं, याद रखना है भाई, ठीक ना। वही लिखना है, वैसे किसी भी स्थान से है। बाजार का आश्रय ऐसे किसी स्थान से है जहां वस्तुओं और सेवाओं का बेचने एवं खरीदने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। फिर से सुनिए, बाजार आप अपने मन से इसका उत्तर नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां पे सामान का क्रय विक्रय होती है। नहीं भाई, एकदम सिंपल सा भाषा में सुन लीजिए, ये हमारा इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स के भाषा में ही आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि बाजार से अभिप्राय समानता ऐसे किसी स्थान से है जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का
क्रय विक्रय किया जाता है, जहां पे वस्तुओं और सामान का खरीदा और बेचा जाता है। ऐसे स्थानों को हम लोग बाजार के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा का मतलब होता है टाका, है ना भाई, जिसके बदौलत हम सारे इंसान क्या करते हैं, जी रहे हैं। मुद्रा की परिभाषा दीजिए। मुद्रा क्या है? वस्तुओं का विनिमय। जैसे मुझे कलम खरीदना है, इस कलम का दाम है 6,000 रुपया, ठीक है, तो मैं 6,000 रुपया मैं उनको दूंगा, वो मुझे कलम दे देंगे, तो ये हमारा हो गया मुद्रा। क्या हो गया मेरे भाई? मुद्रा का परिभाषा। यानी मेरे भाई याद रखिएगा, मैं पैसा के बदले जब सामान मुझे मिल गया तो ये मुझे मिल क्या रहा है, मिल क्यों रहा है? क्योंकि ये मुद्रा का ताकत है। क्या है भाई? मुद्रा की, पैसा की क्या है, ये ताकत है। वही कह रहा है कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए। एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, लेन देन, इसको याद रखिएगा। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, ख्याल रखिएगा। वस्तु विनिमय का मतलब होता है सामान का लेन देन, ठीक है। तो एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा कि मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। यह भी प्रश्न आपके पेपर में याद रखेगा, 5 मार्क्स का छपेगी। फिर से सुन लीजिए, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के विभिन्न कार्यों का विवेचना करें। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के विभिन्न कार्यों का उल्लेख करें। यह आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अगला वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और इकोनॉमिक्स का सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। जो कोई ऐसा साल ना हो जहां पे ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो, कोई ऐसा ईयर ना हो जहां पे ये प्रश्न अभी तक पूछा ना गया है। क्या करना है मेरे भाई कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं मेरे भाई? जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, मांग किसे कहते हैं, मांग के नियमों का बारे में विवेचना करें। मांग किसे कहते हैं मैं ऐसा समझाने वाला हूं कि आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। मेरे दोस्तों एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले समझाता हूं फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। आप बताइएगा मेरे दोस्तों, अभी आलू है हमारा 32 रुपया किलो। कितना रुपया किलो? 32 रुपया किलो। अब मेरे भाई आप क्या करेंगे कि मान के चलिए 32 रुपया किलो है तो आप रोज 5 किलो लाते हैं। कितना भाई? याद रखिएगा, मैं समझा रहा हूं, मरते दम तक नहीं भूलोगे। 32 रुपया पर केजी है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो हर दिन आप 5 किलो लाते हैं तो आपका कितना बिल पड़ता है सर? बताएंगे सर 160 रुपया। अब कुछ दिन बाद ना मेरे दोस्तों आलू की कीमत हो गया हमारा 64 रुपया, ठीक है। कुछ दिन बाद हमारा हो गया आलू की कीमत कितना मेरे भाई? 64 रुपया हो गया। क्या अब भी आप 5 किलो आलू खरीद पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर हम खरीद नहीं पाएंगे। मैं कहूंगा क्यों? तो आप बताएंगे सर क्योंकि इसका कीमत बढ़ गई है, इसकी कीमत बढ़ गई है। तो मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि आप क्या करेंगे, आपका पैसा तो उतना ही है भाई, 160 रुपया पैसा है, तो आप कितना करेंगे? 5 किलो की जगह में आप 2.5 किलो खरीदेंगे। यस या नो? आप क्या करेंगे सर कि 5 किलो की जगह में मुझे आप 2.5 किलो खरीदना होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मेरे दोस्तों इससे हमें क्या पता चलता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम थी तो मेरे दोस्तों हम लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते थे। जब किसी भी वस्तु की कीमत कम थी तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते थे। लेकिन अगर यही चीज की अगर मैं बात करूं, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम लोग उसको कम खरीदते हैं। याद रखिए, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? कम खरीदते हैं। इसी को बोलते हैं सर मांग का नियम। अब इससे क्या पता चला सर? मुझे तो समझ में ही नहीं आया, आप समझ में आएगी, ध्यान से सुनिए। अन्य बातें समान रहने पर, याद रखिएगा, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। क्या बोला? सुनाई दिया? जब किसी वस्तु की अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसे हम लोग मांग का नियम कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग घट जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिमांड लॉ। कौन समझाएगा मेरे भाई इतना अच्छा? बताइए कौन समझाएगा? जाइए ऑफलाइन के ट्यूशन में, नहीं समझा पाएंगे इतना अच्छा से, सच बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिए ये सब चीजों को।
वीडियो के स्किप करने से फायदा नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि सर हाँ अब जो चीज हम सभी को समझा रहे हैं हम सभी को समझ में आ रही है, आप सेट नंबर 2 जल्दी से लेकर आए, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को अगला वीडियो बताने की कोशिश करूंगा सेट 2। अब आते हैं सर इसके पॉइंट पे बात करते हैं आखिर इन्होंने क्या कहा। एकदम मेरे दोस्तों मैंने जैसे लिखा वैसे ही लिखना है, बस यहाँ पे कुछ पॉइंट है भाई याद रखना, उसको आप लोगों को ध्यान देना भाई। ये पॉइंट क्या दर्शाता है मेरे भाई कि मांग के कुछ मान्यताएं होती है, मांग का नियम का कुछ मान्यताएं होती है। मांग का नियम किसे कहते हैं वो तो मैंने समझाया, लेकिन मांग के नियम की मान्यता क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कीजिए। मांग की मान्यता क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना मेरे भाई सुनिएगा। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, हमारे इनकम में कोई भी परिवर्तन ना हो। जहां पे हमारा डिमांड की जो मान्यता है उसमें क्या होती है मेरे भाई कि हमारा जो इनकम है ना इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर हमारी सैलरी 10,000 है तो मेरे दोस्तों कोई भी सामान की अगर दाम घट रही है, कोई भी वस्तु की दाम बढ़ रही है तो हमारे सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नो चेंज ऑफ माय सैलरी, याद रखिएगा मेरा आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दाम बढ़ने से भी और किसी वस्तु का दाम घटने से भी। पहला मान्यता। दूसरी मान्यता है सर संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। संबंधित वस्तु का मतलब होता है मेरे दोस्तों सिमिलर वस्तु, संबंधित मतलब बोलते हैं ना रिलेशन। जैसे एग्जांपल ये बोर्ड है हमारा, ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड का संबंधित में कौन है भाई हमारा कलम है, क्योंकि कलम के बिना यह चल नहीं सकता है। यस या नो। फिर बोल सकता हूं सर हमारा डिजिटल बोर्ड का संबंधित कौन है, हमारा माइक है, क्योंकि माइक के बिना ऑनलाइन क्लास चल नहीं सकता है। यस या नो। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। नहीं तो हम बोर्ड खरीद लिए माइक खरीद नहीं पा रहे, नहीं तो माइक खरीद लिए बोर्ड नहीं खरीद पा रहे, वैसा नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं सर उपभोक्ताओं की रुचि स्थिर हो। उपभोक्ता की रुचि, आज मेरा सैलरी अगर 10,000 है तो मेरे दोस्त अगर 10 साल बाद भी हमारे सैलरी अगर 10 ही साल रहे, 10,000 रहे तो हमारे रुचि में तब भी मैं इस कलम को पसंद किया हूं और आने वाले दिन में भी इसी कलम को पसंद करूंगा, चाहे इससे क्यों ना हाई क्वालिटी का कलम मार्केट में आ जाए। ये हमारा मान्यता है भाई। ठीक है, चलिए सर अगला पॉइंट बात है सर सरकार की नीति में कोई परिवर्तन ना हो। और सरकार जो नया नया पॉलिसी बनाती है ना भाई, बोलता है ना कभी कभी कि आधार कार्ड बनाओ, ये कार्ड बनाओ, केवाईसी लागू करो, मतलब जो पॉलिसी लाती है हमारी सरकार इसमें कोई परिवर्तन ना हो। ये सारे चीजें जो मैं अभी बताया हूं ये हमारा मांग का मान्यता है भाई। ठीक है, जो आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। मांग के नियम किसे कहते हैं, मांग के मान्यताओं के बारे में चर्चा करें। क्या बोल रहा हूं, मांग किसे कहते हैं, मांग के नियमों के बारे में चर्चा करें। उम्मीद करें कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए सर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा और कान खोलकर सुन लीजिए। हो सके तो इस क्वेश्चन को अपने तिजोरी में बंद कर लीजिएगा भाई, अपने कानों के तिजोरी में बंद कर लीजिएगा। याद रखना है मेरे शेरनियों, कोई ऐसा साल ना हो जहां पे ये प्रश्न पूछा ना गया हो, कोई ऐसा साल ना हो, तो ध्यान से सुनना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा मेरे दोस्तों मैं इसको समझा रहा हूं, फिर आप इसको यहां पे बोर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता हो, ऐसी बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उसे कहते हैं जहां पे बहुत सारे क्रेता हो और बहुत सारे विक्रेता हो, यानी बहुत सारे खरीदने वाले हो और बहुत सारे बेचने वाले हो, ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। साथ ही साथ इस बाजार में बहिर्गमन और आंतरिक गमन, यानी बहिर्गमन का मतलब बाहर जाने के लिए और आंतरिक गमन का मतलब अंदर आने के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। जैसे हम बाजार में जाएंगे, पैसा मैं बाजार जाऊंगा सामान खरीदने के लिए, तो बाजार में जब हम प्रवेश कर रहे हैं उस समय में भी मुझे कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं बाजार में सामान खरीद लिया हूं तब मैं बाहर जब जा रहा हूं मार्केट से, उस समय में भी हमें पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपने कान के तिजोरी में बंद करके रख लीजिए, आपके पेपर में आएगा आएगा आएगा। ठीक है, चलिए सुनिए आप सर। अब इसकी विशेषता साथ, विशेषता का मतलब होता है क्वालिटी। बोलते हैं ना भाई मेरा क्वालिटी है भाई, तब जाके लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरा क्वालिटी है भाई, तब जाके आप पढ़ रहे हैं। नहीं बोल रहा हूं, समझिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब गुस्सा मत कीजिएगा भाई, हंस भी रहे, इतना हंसो मत।
पागल हो जाओगे। देखिए हंस भी रहे भाई। चलिए देखिए पहला पॉइंट लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा ही आप सभी को भी लिखना है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक हो। याद रखिए खरीदने वाले और बेचने वाले की संख्या अधिक से अधिक हो। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। मैंने अभी जस्ट बताया कि मेरे दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है और एक ही वस्तु का मूल्य होता है। यानी मेरे दोस्तों अगर मेरे दुकान में इस कलम का दाम अगर 6000 है तो हमारे इस बाजार में जितने सारे दुकान में इस प्रकार के कलम बेच रहे हैं वो सारे दुकान में 6000 आपको बताएंगे, ना कि 5000 और ना ही 7000। इसमें हमारा प्राइस हमारी कीमत सेम टू सेम होती है सारे दुकान में। वही कह रहे कि जिस कारण कोई भी क्रेता या विक्रेता मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है। ठीक, दूसरा पॉइंट में आते हैं सर वस्तुओं की समरूप इकाई, यानी एक ही प्रकार की वस्तुएं बेची जाती है। समरूप का मतलब होता है सेम टू सेम। ठीक है, जितने सारे दुकान होंगे सारे दुकान में समरूप वस्तु बेची जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं दूं, अगर मेरे दोस्तों अगर एक दुकान में अगर आलू बेच रहे हैं तो इस मार्केट में जितने सारे दुकान है सब दुकान में आपको आलू मिलेगी। यह हमारा कहलाता है समरूप वस्तु। ठीक है, तो वस्तुओं की समरूप इकाई विक्रेताओं द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले सभी वस्तु एक समान होती है। अभी मैंने जस्ट बताया। ठीक है, आइए सर अगला पॉइंट पे प्रवेश करते हैं। सर अगला पॉइंट पे हमारा है कि पूरा फर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। मैंने बताया कि कोई भी वस्तु खरीदने के लिए आए, कोई भी वस्तु बेचने के लिए आए, किसी भी प्रकार का कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे स्वतंत्रता है, मेरा जब मन करे तब मैं मार्केट जाऊं, जब मन करे तब मैं मार्केट से फिर घर आ जाऊं। ये हमारा स्वतंत्रता है, इसमें किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है और किसी को भी कुछ पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी नए फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा पुराने फर्म उद्योग से बाहर निकल सकती है। यानी कोई नया मार्केटिंग वाला आए, अपने सामान को बेच लिए, वो चले गए, फिर कोई और आ सकता है। समझ में आ रही है ना मेरे बात को? बुझल पा रहे नहीं रे हमारे दादा हमारे दीदी? हम आशा कर रही हो रही हमारे भाई हमारे बहन कि तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही। अगर तोहने अगर हमारे पास ना बुझल पा रहे मेरे दादा तो हमारा लागू होना कि तू और ना बुझल पा रही। हम तोहनी के इतना शानदार तरीके से तोहनी के बताए हो, एकदम साधारण लैंग्वेज में। तोहनी देसी लैंग्वेज जाना है मेरे भाई, तोरा हम देसी लैंग्वेज में ही बताए हो। ठीक है ना दादा? आइए सर, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा भाई। आप लोग शेयर नहीं करते भाई, अफसोस इस बात का लगता है कि आप लोग शेयर नहीं करते भाई। बहुत मेहनत लगती है तब जाकर मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बता पाता हूं। वह मुद्रा विनिमय का माध्यम क्या है स्पष्ट करें। ये पिछले साल 3 मार्क्स का पूछा गया था। मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय क्या है मेरे भाई? तो मुद्रा के माध्यम से एक वस्तुओं का दूसरे वस्तु में सरलता। मेरे भाई वस्तु विनिमय, सबसे पहले विनिमय क्या है इसके बारे में आइए सर थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। एक जमाना था जब मेरे दोस्तों लोगों के पास पैसा नहीं होता था। जैसा आज हमारे पास पैसा है, मैं जाऊंगा मार्केट, कहूंगा मुझे 1 पैकेट केक चाहिए, तो बताएगा कितना? 50 रुपए। मैं जेब से निकालूंगा 50 रुपए, मैं दे दूंगा, वो मुझे केक दे देंगे। एक जमाना था जब लोगों के पास पैसा नहीं होती थी, बहुत प्राचीन समय में। तो लोग क्या करते थे मेरे दोस्तों, अपने सामान का आदान प्रदान कैसे करेंगे? मेरे पास बहुत सारा केक है और एक व्यक्ति के पास बहुत सारा चॉकलेट है, बेचारा का मुंह से पानी आ रहा है केक खाने के लिए, और बेचारे मेरे घर में छोटे छोटे जो बालक है वो रो रहे हैं चॉकलेट के लिए। मैं कहूंगा रामो सुनो ना, वो कहेंगे क्या हुआ रहीम बताओ। मैं कहूंगा रामो देखो ना मेरे पास ना बहुत सारा केक है, तुम 1 पैकेट केक ले लो। और वो कहेंगे तब उसके बदले क्या देना पड़ेगा? मैं कहूंगा थोड़ा सा तुम चॉकलेट दे देना, देखो तुम्हारे मुंह से जो पानी आ रही है वो भी बंद हो जाएगा और मेरे पास जो बच्चा रो रहा है वो भी हंसने लगेंगे। उन्होंने कहा हाँ भाई आपने तगड़ा बात बताया भाई। तो जब मैं 1 पैकेट केक दिया, उसके बदले में जब मुझे वो चॉकलेट दिए और जब मेरे दोस्तों वो भी संतुष्ट, मैं भी संतुष्ट हो गए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन समझाएगा भाई, कौन समझाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है ना? चलिए सर, तो मुद्रा के माध्यम से एक वस्तु का दूसरे वस्तु में सरलता पूर्वक विनिमय किया जा सकता है। मुद्रा के माध्यम से जब से मेरे दोस्तों हमारा पैसा आई है, हमारा विनिमय प्रणाली जो होती है बहुत ही आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया कि मेरा जब मन करे, जहां मन करे, जिस चीज को खाने का मन करे, सारे वो चीज को हम पैसा के माध्यम से
खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जब प्राचीन समय थी ना, उस समय अगर मेरे पास बकरी है, किसी के पास गाय है, अगर उसको चाहिए धान, तो मेरे दोस्तों उसको धान के लिए वेट करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास तो धान नहीं है, मेरे पास तो बकरी है। वो बोलेंगे कि हम एक गाय दे रहे, 2 बकरी दे दे, तो मैं दे सकता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों आज हमारे पास अगर पैसा है तो हम मेरा जहां मन करे वहां पे जाकर हम चावल खरीद सकते हैं, मेरा जहां मन करे वहां पर जाकर हम अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। यस या नो? तो इसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा विनिमय। ठीक है, कि सामान के बदले पैसा देना, पैसा के बदले सामान देना। तो मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं तथा वस्तुओं का दूसरी वस्तु में सरलता पूर्वक विनिमय किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। ये दोहरे संयोग का अभाव क्या है, ये आपके पेपर में दादा रे याद रखिए तो नहीं भूलिए रे भाई, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर किया। आज किसी भी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। आज हम किसी भी वस्तुओं को बेचकर अगर मेरा मन करे तो मैं रिमोट को बेच दूंगा और कहूंगा इसका दाम 20 रुपया है, आप मुझे 20 रुपया दे दीजिए। लेकिन प्राचीन समय में बेचने का कोई प्रमाणित नहीं था भाई, क्योंकि कोई किसी के पास पैसा नहीं होता था। तथा आवश्यकताओं अनुसार वस्तुओं को खरीद सकते हैं। कोई भी वस्तु बेच दी है, अब इसको हम बेच दिए, मेरा मन करे कि मैं खरीदूंगा गुटखा, है ना भाई, दिलरुबा, तो मैं दिलरुबा खरीद लिया, मेरा मन खाया। तो इसी चीज को मेरे दोस्त याद रखेंगे कि हम पैसा के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। क्या मेरे भाई? वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में आते हैं, और ये क्वेश्चन अगला बहुत धाकड़ क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते भाई, धाकड़ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगी, और मैं इसके बारे में नंबरिकल के बारे में मेरे शेर शेरनियों मैं नंबरिकल के बारे में 2 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, जिसमें से एक लेक्चर मैंने बता चुका हूं और एक लेक्चर हमारा बाकी है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर सही तरीके से मेरा आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा का वीडियो का अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं, यकीन मानिए आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी नंबरिकल का। वो कहां मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना हुआ है इकोनॉमिक्स का, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारा चीज आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए सर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कभी 5 मार्क्स तो कभी 3 मार्क्स का आएगा सर। निम्न तालिकाओं के माध्यम तालिका से मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। मेरे दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं P1। वस्तु मतलब होता है कीमत, कीमत का मतलब प्राइस, P1। इसको हम लोग बोलते हैं सर P2। ओके सर, वस्तु की मांग, इसको हम लोग कभी बोलते हैं सर D, तो कभी हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दिया हुआ है। ओके सर, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कीमत लोच बताए। कीमत लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है मेरे शेरों डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। याद रखिएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। फिर इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P होता है। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे सर P बटा Q। क्या बताएंगे मेरे भाई? P बटा Q। अब सर हमें तो बहुत ही तागड़ा तरीके से आपने समझाया, और मुझे इतना सुंदर तरीके से समझ में आया कि सर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या सर? कि डेल्टा का मतलब तो पता नहीं है सर, लेकिन इतना तो पता है सर कि P1 का वैल्यू दिया हमारा 8, तो लिखेंगे शानदार तरीके से P1 का वैल्यू 8, Q1 का वैल्यू दिया था सर 32। एकदम शानदार तरीके से लिखेंगे सर 32। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि डेल्टा Q क्या है और डेल्टा P क्या है। मुस्कुरा कर बोलिए, नहीं समझ में आया सर, तो बताएंगे सर डेल्टा Q कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डेल्टा P निकालेंगे, फिर मेरे दोस्तों हम लोग डेल्टा Q निकालेंगे, फिर हम लोग मेरे दोस्तों क्या निकालेंगे? डेल्टा Q निकालेंगे। ठीक है, Q निकालेंगे। आइए सर बात करते हैं। डेल्टा P निकालने के लिए P2 माइनस P1 करना है, फिर इसी तरह से डेल्टा Q निकालने के लिए Q2 माइनस Q1 करना है। सर थोड़ा सा बताइए अच्छा तरीके, सर हमारा डेल्टा P निकालने के लिए P2, तो P दिया है 6 माइनस P1 दिया हमारा 8। शानदार तरीके से करेंगे सर -2, हमारा एक वैल्यू आ गया सर -2। डेल्टा Q कैसे निकालेंगे सर? Q2 का वैल्यू दिया हमारा 42 माइनस Q1 का वैल्यू दिया हमारा 32। शानदार तरीके से इसको घटाएंगे तो आएगा सर हमारा 10। क्या आएगा मेरे शेरों 10 आएगी। अब लिख देते हैं आसाम से, डेल्टा Q अभी हम लोग निकालें सर 10 और डेल्टा P निकालें सर -2। ओके सर, शानदार तरीके से लिखेंगे, और काटने में तो हम सबसे पहले माहिर है भाई। 8 4 32 काटे सर। इसके बाद क्या मेरे भाई? तो बताएंगे सर 2 5 10। मतलब मेरे दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 5/4 माइनस में आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों कभी भी अगर आपका आंसर माइनस में आए तो आप उसको प्लस में कन्वर्ट कर दें, और अगर प्लस में आंसर आए तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दें, यानी मेरे दोस्तों ऑपोजिट कर देना है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस तो मेरा आएगा, तो मेरे दोस्तों इसको मैं काट दूंगा। ठीक है,
माइनस मेरा खत्म हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 1.25। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कीमत लोच, हमारा मांग की कीमत लोच कितना आ गया 1.25। बताइए मेरे भाई, तगड़ा तरीके से मैं समझाया हूं या नहीं, सच बताइएगा, मैं तगड़ा तरीके से आपको समझाया हूं या नहीं, आप बताइएगा। आप कहेंगे सर बड़ी तगड़ा तरीके से आपने समझाया। मेरे दोस्तों ये तो हमारा YouTube है। आप सोचिए कि अगर आप कोई बंदा एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो कितना इत्मीनान और सुकून के साथ मैं उनको पढ़ाऊंगा भाई, है ना। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें क्रैश कोर्स को, इकोनॉमिक्स के स्पेशल क्लासेस को, और हमारे साथ सुबह शाम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहें ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं संतुलित बजट, अधिक बजट, घाटे का बजट। ये आपके पेपर में आएगी 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का मेरे शेर? ये आपके एग्जाम में आएगी 5 मार्क्स का। तो आप चाहते हैं कि सर हाँ हमारे हाथों में 5 मार्क्स सर आप जल्दी से दे दीजिए, तो मेरे दोस्तों अगला वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। मैं अगला वीडियो में सेट 2 लेकर आऊंगा, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो में। फिलहाल बात करते हैं सेट 2 के साथ।